सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी, आपका सब्जेक्ट अगर इंग्लिश है तो आप जुड़िए मेरे साथ अपना स्कोर बूस्ट अप करने के लिए। देखिए दोस्तों, साहब एक बात मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगा कि अगर आप सीरियस हैं किसी तैयारी को लेकर, चाहते हैं कि सिलेक्शन हमारा हो जाए इसी बार 2024 में जो पेपर होने वाला है, तो प्लीज जरूर जुड़ें। अगर मजाक में लेना है तो कृपया ना जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं और बहुत डिटेल में एनालाइज किया है, कराया है। तो एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, एक्सप्लेन करना है उसको मुझे, ठीक है। और हम इसके ऑप्शन के साथ खेलेंगे और बहुत सारे मतलब जो उसके इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान रखना है। टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक सुनना है, पढ़ना है, ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है इसका। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप पीजी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ओनली टीजीटी की, तो टीजीटी के लिए जो पीजीटी वाले क्वेश्चंस होंगे आप उनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर पीजीटी वाले हैं, ओनली पीजीटी वाले, तो आपको सारा ही पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन पीजीटी का आ गया है, लेकिन आपको यहाँ पे टीजीटी के क्वेश्चन भी मिलेंगे। देखिएगा, पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि आई मेट ए ट्रेवलर। आई मेट ए ट्रेवलर में ट्रेवलर से मिला फ्रॉम एन एंटिक। एंटिक का अर्थ होता है दोस्तों पुराना, और ठीक है। हु सेड, जिसने कहा, क्या कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन्स। ठीक है भाई। तो कुछ लाइंस होती हैं, उनके आपको क्या कर लेने हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है। जैसे मुझे ये लाइन याद नहीं रहती है या समझ में नहीं आ रही है, मैं भी आपके साथ देखिए एक एस्पायरेंट ही हूँ। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ और उसको 2-3 बार रिकॉल करूंगा तो आपको मेरे माइंड में सेट हो जाती है। तो ये पूछा गया कि ये लाइंस किसकी है, राइटर दिए गए थे ऑप्शन में। तो देखिए, मैंने जो एडिटिंग करी है इसमें वो क्या करा, वो ये समझना है आपको। सबसे पहली बात तो दोस्तों, ये जो लाइंस है ये पीबी शैली की है। आपका एक आंसर ये हो गया। और पीबी शैली के किस वर्क की है? ओजीमेंडियस की है। ओजीमेंडियस क्या है ये, इसका जेनर क्या है दोस्तों? तो ये एक सोनेट्स है। सोनेट्स क्या होता है? जनरली 14 लाइंस की जो एक कविता होती है दोस्तों, उसे हम सोनेट्स कहते हैं। ये 1817 में आई, ठीक है, रिटिन हुई थी, लिखी गई थी। और अल्टरनेटिव नेम भी था इसका एक, लेकिन वो मैंने लिखाया नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि पीबी शैली का जन्म कब हुआ था? तो 1792 में इनका जन्म हुआ और 1822 में इनकी डेथ हो गई थी। किड्स की बात करें तो दोस्तों, किड्स का ध्यान रखना है, 1795 में इनका जन्म हुआ और 1821 में इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका ये बन जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड है करेक्टर है, ये पीजीटी के करेक्टर है, ध्यान रखना है। तो अभी टीजीटी के बहुत क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लें। टीजीटी के ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसकी मत कीजिएगा, ये मैं सोचिए कि पीजीटी है टोटल यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अर्नोल्ड का जन्म 1822 में हुआ और 1888 में इनकी डेथ हो जाती है। विलियम बर्ड्सवर्थ की बात करें, ठीक है, तो इनका 1770 में जन्म हुआ और 1850 में इनकी डेथ हो गई दोस्तों। अब देखिए, सैली की जो डेथ होती है, मैं एक क्वेश्चन यहाँ से एक्स्ट्रा बना दूं, इनकी ड्राउनिंग यानी कि डूब के इनकी डेथ होती है, ड्राउनिंग। ये दोस्तों, ये कहीं से लौट रहे थे, ठीक है, तो ये कोई तूफान आता है तो इनकी जो नाव थी वो डूब जाती है। नाव का नाम भी पूछा जाता है, जॉन डॉन का नाम था इनका, ठीक है। ये डूब के मर जाते हैं। किड्स की जो डेथ होती है दोस्तों, वो होती है इनकी ट्यूबरक्लोसिस से। ट्यूबरक्लोसिस, इनकी पूरी फैमिली का जो डेथ हुआ था वो ट्यूबरक्लोसिस से ही हुआ था, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और दूसरा नाम आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अगर ऑप्शन में ट्यूबरक्लोसिस ना मिले तो कंजम्पशन नाम की, ये दूसरा नाम है इसका, कंजम्पशन। कंजम्पशन, SUM है ये, ठीक है, ध्यान रखना। कंजम्पशन नाम की बीमारी भी आपको ये ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल सकता है। ट्यूबरक्लोसिस नहीं मिलता है तो कंजम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अर्नोल्ड की जो डेथ हुई है, मैथ्यू अर्नोल्ड की, और बर्ड्सवर्थ की जो डेथ हुई है, प्लूजरी नाम की एक बीमारी थी, PLEASURY, ये शायद इस तरीके का स्पेलिंग है। प्लूजरी नाम की बीमारी हुई है। और जो अर्नोल्ड की जो डेथ हुई है, शायद इनका थोड़ा मुझे ध्यान नहीं है, शायद हार्ट अटैक से हुई है। तो अभी फिलहाल मैं इसका कंफर्म नहीं है तो थोड़ा सा नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। गलत क्वेश्चन एक भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी एक क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। चलिए, अब देखिए इंपोर्टेंट कीवर्ड्स क्या हैं। अभी चलो इसमें नहीं है, फिलहाल इतना समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मैथ्यू अर्नोल्ड, ये क्या नाम है, मिल्टन थाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। देखिए, तो टीजीटी के लिए यूज बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड हैड नीड ऑफ थी, हैड नीड ऑफ थी, सीज फैन ऑल्टर स्वर्ड एंड पेन पार्ट साइड हेरोइन वेल्थ ऑफ द हेल्थ, ठीक है भाई।
ये इतने से समझ जाते हैं, इसी लाइन से क्वेश्चन अपना बन जाता है। मिल्टन, देखिए यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ से पूछा गया ये लाइन जो है किसकी लाइन है। फिलहाल दोस्तों ये बताना किसकी लाइन है, तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ की लाइन है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है दोस्तों वर्ड्सवर्थ के किस वर्क की है, तो आपका आंसर होना चाहिए था लंदन 1802 की। ठीक है, इसका टाइटल है टू मिल्टन। क्या है दोस्तों इसका टाइटल? टू मिल्टन। ध्यान रखना है, वर्क पूछा जाए तो लंदन 1802 और इसका टाइटल पूछा जाए तो टू मिल्टन है। और ये दोस्तों इसका जेनर पूछा जाए तो ये जो वर्क है जेनर क्या है इसका, तो दोस्तों ये एक पेट्रार्कन सोनेट्स है। पेट्रार्कन सोनेट्स क्या होती है दोस्तों? पेट्रार्कन सोनेट्स होती है जिसको दो भागों से मिलकर बनी होती है, यानी कि ठीक है, पेट्रार्क के द्वारा एक राइटर थे पेट्रार्क, उसी के द्वारा ये दी गई थी। एक तो दो भाग तो टू पार्ट से मिलकर बनी होती है, एट एट लाइन और प्लस सिक्स लाइन्स। एट लाइन को हम ऑक्टेव बोलते हैं और सिक्स लाइन को सेस्टेट बोलते हैं, सेस्टेट। अगर ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सेस्टेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी राइमिंग स्कीम पूछी जाती है, तो ऑक्टेव की जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी 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 ए। ठीक है, ध्यान रखना, ए बी बी ए। इसकी राइमिंग इसकी होती है सी डी सी डी सी डी। ठीक है, और सी डी ई सी डी ई सी डी ई। देखो ये भी मिल सकती है आपको देखने के लिए, देखिए ये तो आपकी फिक्स है, ए बी बी ए। ये मिल सकती है आपको सी डी सी डी सी डी, या ये वाली मिल सकती है सेस्टेट की। ठीक है, सी डी सी डी। ये ध्यान रखना, तो ये इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। पिछली बार शेक्सपियरियन सोनेट से क्वेश्चन बना था, तो दोस्तों इस बार क्वेश्चन आपका पेट्रार्कन सोनेट से बन सकता है, तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैंने देखिए इसके बारे में बताया आपको, लैम का जन्म हुआ, और अदर ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो लैम है ऑप्शन में, तो लैम पीजीटी के राइटर हैं, 1775 में इनका जन्म हुआ था और 1834 में इनकी डेथ हो गई थी दोस्तों। सैली के बारे में मैंने बता दिया है कैसे डेथ हुई है, अर्नोल्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया कब हुई इनकी डेथ। तो अब इसके जो इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं टू मिल्टन के, मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ध्यान रखना है, टू मिल्टन जो पोयम है इसका जो सब टाइटल है, देखिए पोयम टू मिल्टन है लेकिन जो टाइटल है वो लंदन 1802 है। ठीक है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज हो जाता है इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑप्शन में टू मिल्टन मिल जाता है, आपको लगा देना, टाइटल पूछा जाए तो इसका लंदन 1802। अगर आप कंफ्यूज हो जाए जैसे मैं हो जाता हूँ कभी कभी, तो लंदन 1802 मिले तो आपको टाइटल लगा देना है इसका टू मिल्टन। चलिए दोस्तों, ये एक सोनेट्स है, इसका जेनर आपको ध्यान रखना है, क्या ये सोनेट्स है। कभी ऑड पॉड ऑप्शन में मिल जाएगी, ये इसका जेनर क्या है, ऑड है या सोनेट है या ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जो भी है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक सोनेट है। और ये ट्रिब्यूट की गई है किसको? मिल्टन को। किसको की गई है दोस्तों? मिल्टन को। तो इसको लिखा गया था 1802 में और पब्लिश करा गया था दोस्तों 1807 में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए फर्स्ट इट वाज पब्लिश्ड अंडर द टाइटल, ये लिखा दिया देखिए मैंने ना, सबसे पहले इसी टाइटल में पब्लिश की गई थी लंदन 1802 में। तो और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं चेंज इट्स टाइटल। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उन्होंने टाइटल चेंज कर दिया था, लेकिन ओरिजिनली टाइटल बोला गया है कि सबसे पहला जो टाइटल था इसका लंदन 1802 ही था, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे इसको चेंज करके टू मिल्टन रखा था। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पहले उसका टाइटल लंदन 1802 था, लेकिन बाद में उसको चेंज करके विलियम वर्ड्सवर्थ ने टू मिल्टन कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक राइटर आए थे, जैसे यहाँ पे लैम है, तो पीजीटी के लिए क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो पीजीटी के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। आपका आंसर तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ हो गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पीजीटी का एक इंपॉर्टेंट वर्क है, यहाँ से ये चीज मैंने लिखी है, थोड़ा सा एडिशनल किया है। तो जॉन वुडविल, दोस्तों ये लैम का वर्क है, ये एक ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी क्या होता है दोस्तों? ट्रेजिडी की डेफिनेशन पिछली बार पूछी गई है 2021 में। तो ट्रेजिडी होती है जिसका स्टार्टिंग भी सीरियस होती है और उसकी एंडिंग भी सीरियस होती है। ठीक है, 1802 में लिखी गई थी। ये एक 5 एक्ट प्ले है। क्या है दोस्तों? ये 5 एक्ट प्ले है और ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई भी लाइनिंग होती है इस तरीके से, तो उसमें राइम नहीं होती, ये अनराइम होता है, अनराइम। ठीक है दोस्तों, अनराइमिंग होती है, तो इसमें राइमिंग नहीं होती है, किसी भी लाइन में मैच नहीं कर रही होती है। ठीक है, अगर आपको राइमिंग और राइमिंग समझ में नहीं आती है तो कहीं ना कहीं सर्च मार लेना यूट्यूब पे। तो मैं बता रहा हूँ जैसे कि किसी लाइन राइमिंग वो होती है दोस्तों, जैसे कोई लाइन है उसके लास्ट के वर्ड कुछ ना कुछ मिलते होते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन हो, सेकंड फर्स्ट सेकंड का भी मिल सकता है, फर्स्ट का थर्ड का मिल सकता है। तो अगर मैचिंग हो रहे हैं, कुछ सेम सेम सिमिलर सिमिलर लग रहे हैं, तो आप उसको राइमिंग कह सकते हो, कोई भी राइमिंग स्कीम दे सकते हैं। अगर कोई भी मैच नहीं हो रहा, सब बिल्कुल अलग अलग हैं, तो आपको उसमें अनराइम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। चलो तो मैं इसको सबसे पहले इरेज कर देता हूँ।
दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो गया हमारा ब्लैंक वर्स में लिखा है, तो ब्लैंक वर्स को कॉइन किसने किया था? सबसे पहला क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कॉइन किसने किया था? तो अल ऑफ सरे थे, अल ऑफ सरे उन्होंने कॉइन किया, जिसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है दोस्तों। दूसरा नाम था इनका हेनरी होवार्ड, हेनरी होवार्ड। ये टाइटल में मैंने ऐसे ही नहीं लिखा कि 70% यहाँ से मेरे सिलेबस से पूछा जाएगा। डेफिनेटली दोस्तों मैं इस बात की गारंटी कहता हूँ कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जब क्वेश्चन ही नहीं बचेगा तो 70-80% आपका यहीं से बन जाएगा ना। और ये है क्या, इस पोएम्स में जो भी ये वर्क है इनका ट्रेजेडी, इसी इसमें कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। इसको रिजेक्ट कर दिया गया था किसके द्वारा? ड्रूरी लैन मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन ये पूछा था किसके द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया था? तो ड्रूरी लेन मैनेजमेंट के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। क्लियर है अभी दोस्तों? एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरे क्वेश्चन में ही कितने क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर यहाँ से ये बनता है, जो मिल्टन था सुडस भी लिविंग है, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि फिगर स्पीच कौन सा है? तो अपोस्ट्रोफी है। जब किसी हम डेड पर्सन को संबोधित करते हैं कि तुम्हें मिल्टन अभी तो जिंदा होना चाहिए था, वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं यहाँ पर मिल्टन थाउ शुडस बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैड नीड ऑफ थी। वो कह रहे हैं कि मिल्टन तुम्हें तो अभी जिंदा होना चाहिए था, अभी तुम्हें इंग्लैंड इंग्लैंड को तुम्हारी नीड है आज के समय में। तो ये वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं दोस्तों अपनी इस पोएम में, लंदन 1802 में। तो यहाँ पे एक मरे हुए इंसान को जब संबोधित किया जाता है तो वहां पर अपोस्ट्रोफी होता है। और दूसरा साइन यहाँ पे देखिए ये वाला भी मिल जाता है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, व्हाट इज द फुल फुल नेम ऑफ द डब्ल्यू.एस. मॉर्गन। तो डब्ल्यू.एस. का फुल फॉर्म था विलियम सोमरसेट मॉर्गन। बस इतना ही लिखना था इसके बारे में, ज्यादा इंपोर्टेंट ये था नहीं। बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि ही वाज एन इंग्लिश प्लेराइट थे, नोवेलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ही वाज अमंग द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स ऑफ हिज एरा, ठीक है, रेपुटेडली इन हाईएस्ट पेड ऑथर ड्यूरिंग द 1930s। बस इतना देख लेना है और कुछ ज्यादा इसके बारे में नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पीजीटी के लिए है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। बड़ी इंपोर्टेंट लाइंस है। जो सी वो रहती है, रही है, ब्यूटी के साथ रही है, ठीक है, एंड ब्यूटी मस्ट डाई, और जो ब्यूटी है दैट मस्ट डाई, ठीक है। जो इंपोर्टेंट कोटेशन है आपको याद कर लेनी है, पीजीटी के लिए इंपोर्टेंट है, ये पीजीटी के वर्क हैं। तो ये जॉन कीट्स के वर्क हैं सारे के सारे, सॉरी, और टू ऑटम। तो ये सारे के सारे क्या जॉन कीट्स के वर्क हैं। और टू पाची है, ये ध्यान रखना, ये वर्क भी याद रखना है। और टू ऑटम है, और टू नाइटिंगेल है, ठीक है। ये सारे के सारे वर्क किसके हैं? जॉन कीट्स के हैं। तो इसमें जो वर्क है, जिस वर्क से ये लाइन ली गई है, इसमें नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा नन। ये ली गई है दोस्तों ऑड टू मेलनकोली। ऑड टू मेलनकोली, ये ऑड होती है और ये 1819 में आई थी। ऑड किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो ऑड किसे कहते हैं दोस्तों? सॉन्ग ऑफ सेलिब्रेशन, सॉन्ग ऑफ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, तो उसे क्या कहते हैं? हम ऑड कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो इनका वर्क ऑटो मेलनकोली से ली गई है सारे वर्क किसके हैं? ये जॉन कीट्स के वर्क हैं, इनकी जिसकी डेथ अभी ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। ये पीजीटी के लिए क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए टीजीटी के लिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसका ध्यान रखना है, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। क्वेश्चन पूछा गया, होम डिड जॉन डॉक्टर जॉनसन, ये जॉनसन है, एक बेन जॉनसन है, ध्यान रखना, दो राइटर हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। कंसीडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसे कहा? किसने कहा? जॉन डॉक्टर जॉनसन ने कहा, लेकिन किसको कहा? ठीक है भी, तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडन को। किसको कहा था इन्होंने? जॉन ड्राइडन को, ठीक है भी। होम डिस किसे डॉक्टर जॉनसन ने कंसीडर किया था? किसे कंसीडर किया था कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? तो जॉन ड्राइडन को किया था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना है। अब किसने किया था? जॉन डॉक्टर जॉनसन ने किया था। किसको किया था? ड्राइडन। दो क्वेश्चन अलग अलग भी बन सकते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने ये लिखे हैं कि फादर ऑफ क्रिटिसिज्म किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल को कहा जाता है। फादर ऑफ ऐसे किसको कहा जाता है? तो मोंटेग्ने को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे किसे कहा जाता है? तो फ्रांसिस बैकन, बैकन है, BACON बैकन, ठीक है, फ्रांसिस बैकन को कहा जाता है। फादर ऑफ प्रिंस ऐसे यानी कि प्रिंस ऑफ ऐसे किसे कहा जाता है? तो चार्लिस लैम्ब को कहा जाता है। फुल नेम पूछा जाए माइकल, इनका जो ये है हमारा मोंटेग्नी, इनका फुल नेम है ये माइकल एक्वियम सेनियर्डी मोंटेग्नी, ठीक है, ये इसका फुल नेम है। अब देखिए यहाँ पे से इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन जैसे बेन जॉनसन राइटर आए हैं यहाँ पे, तो बेन जॉनसन ने बहुत सारे क्रिटिसिज्म किए हैं विलियम शेक्सपियर के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे इसको नोट कर लिया है।
सॉरी। देखिए दोस्तों, जैसे बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर को पहला कमेंट किया है कि आई लव द मैन, आई लव द मैन, मैंने उस आदमी को प्यार किया, एंड डू ऑनर का सम्मान किया, हिज मेमोरी, अपनी मेमोरी में, ठीक है, उसकी मेमोरी जो थी, ऑन हिज, ये सीखे की पूरी कोटेशन है मैंने, लेकिन पूरी कोटेशन नहीं लिखी है, ठीक है भी, पूरा कमेंट नहीं लिखा है, बस शॉर्ट्स लिख दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग इसकी यहाँ से होती है, तो आप क्वेश्चन को अपने पहचान सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, ध्यान रखना है। दूसरा इन्होंने कमेंट किया है, साउल ऑफ द एज, द अप्लाउजेज डिलाइट दिस वंडर ऑफ अवर, ये कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहा, सेंट ऐसे कुछ लिख रहा है, ठीक है, जो भी है, डिलाइट द वंडर ऑफ अवर्स, जो भी है, तो इसी से समझ जाएंगे, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है कोट की, तो ये कमेंट भी किसने किया है, बेन जॉनसन ने किया है विलियम शेक्सपियर के ऊपर, और स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये भी इन्होंने किया है, ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स, ये भी इन्होंने किया है, और स्वीट स्वैन ऑफ एवन, ये कमेंट भी इन्होंने ही किया है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, देख रहे हैं आप कितना डिटेल में पढ़ रहे हैं, कितना मजा आ रहा होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स और सैली आर द पार्ट्स ऑफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन कीट्स हैं और सैली हैं, ये किस एज से बिलोंग करते हैं, कहने करती है पार्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे ऑप्शन में, तो पार्ट्स कौन से पार्ट से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहला आंसर हो जाएगा आपका, ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा रोमांटिक एज। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन सकता है कि रोमांटिक एज का टाइम पीरियड क्या था, तो 1798 से 1837 इनका क्या था, टाइम पीरियड था। इस एज को हम रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया हमारा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन को अब हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एलिजाबेथ एज, ठीक है, एलिजाबेथ एज का जो टाइम पीरियड है दोस्तों 1558 से लेकर 1603 का इसका टाइम पीरियड है। इस एज को हम गोल्डन एज कहते हैं या एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं, ठीक है। न्यू क्लासिकल एज मिल जाए ऑप्शन में आपको, या न्यू क्लासिकल मिल जाए लिखा, तो इसमें न्यू क्लासिकल नहीं लिखा जाता, तो इसका अर्थ न्यू क्लासिकल ही था, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, तो 1660 से लेकर 1798 तक इसका टाइम पीरियड है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी। कौन कौन सी, एक तो अगस्टन एज है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, ठीक है, और ट्रांजिशनल पीरियड है जिसे वो कहते हैं, तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया था। तो फिलहाल अभी इसको इतना ही समझ लें, यहाँ पे इसका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन डी मिल जाता है, तो विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड पूछा जा सकता है आपसे, तो 1837 से लेकर 1901 तक का जो टाइम पीरियड है वो विक्टोरियन एज का है। और इसमें जब ये एज चल रही थी तो शासन कर रही थी हमारी क्वीन विक्टोरिया, और क्वीन विक्टोरिया का शासन इसमें चल रहा था उस टाइम में, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से पढ़ेंगे आप तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, अगर एक आध छूटेगा भी तो उसे तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी उड़ा देंगे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे कितना डिटेल में मैंने इसको एनालाइज कराया है। द फर्स्ट फॉलियो एडिशंस ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वाज ओमिटेड, कौन सा प्ले था जो उसको ओमिटेड कर दिया गया था, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पेरिकल्स। पेरिकल्स एक ऐसा वर्क था उसको ओमिटेड कर दिया गया था, इन्होंने जैसे 37 प्लेज लिखे थे, 37 इन्होंने प्लेज लिखे थे, उसमें से फर्स्ट फॉलियो में जो 1623 में आया था, तो उसमें एक वर्क था जो उन्होंने पब्लिश नहीं करा था, वो कौन सा था, पेरिकल्स था, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका टाइटल पूछा जा सकता है, तो प्रिंस ऑफ टायर है टाइटल इसका, मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, प्रिंस ऑफ टायर, ठीक है, ध्यान रखना, टाइटल इसका पूछा जा सकता है। अब दोस्तों ये वर्क कब आया, तो यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं, 1607 में आया है, तो इसका आंसर तो ये हो गया है। अब करते हैं हम दूसरे ऑप्शन से खेला। अब देखिए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको मैकबेथ, मैकबेथ की बात करें तो ये शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट है ट्रेजेडी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट हो जाएगी आपके हैमलेट है, आपको क्लियर दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। 37 प्लेज में से अगर टोटल में से ये पूछे कि सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा द कॉमेडी ऑफ एरर से। और ट्रेजेडी में शॉर्टेस्ट पूछे तो मैकबेथ, शॉर्ट अगर लॉन्गेस्ट पूछे तो हैमलेट, ये तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है दोस्तों। अब पेरिकल्स बात आई मैकबेथ की, तो मैकबेथ का देखिए सोर्स क्या है, पूछा जाता है कि इसका सोर्स है राफेल का हॉलिंस्टिड्स द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ये इसका सोर्स है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सेटिंग इसकी स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड में हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बस माइंड में थोड़ा सा क्लिक रह जाना चाहिए। अदर ऑप्शन आपके लिए देखने के लिए मिला है दोस्तों, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम्स, ये कॉमेडी है, 1595 से लेकर 96 के बीच में ये आई है, एक आध साल का माइनर डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है।
इसकी सेटिंग एथेंस में हुई है। अब देखिए ऑप्शन में दूसरा मिल गया है टाइटस एंड्रोनिकस। ये इनकी फर्स्ट ट्रेजेडी है। क्वेश्चन पूछा है कि इनकी फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है, तो टाइटस एंड्रोनिकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा कब आई, 1592 से लेकर 93 में आई। इसका सोर्स क्या है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। तो ओविड का मेटाफोरफोसिस इसका सोर्स है। सेटिंग इसके रोम में हुई है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सेटिंग पूछी आती है, इनकी पब्लिश डेट पूछी आती है। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं टोटल, उसमें से 37 प्लेज लिखे हैं और 2 इन्होंने लॉन्ग नरेटिव पोएम लिखी हैं, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम लिखी हैं। एक लिखी है वेनस एंड एडोनिस, ये पूछा है लॉन्ग नरेटिव पोएम दो कौन कौन सी हैं, तो वेनस एंड एडोनिस जो 1593 में आई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। द रेप ऑफ लुक्रीस है, ये दूसरा इनका लॉन्ग नरेटिव पोएम है, 1594 में आई है। ये पूछा जाए तो ये 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है, 6 लाइन स्टैंजा। और ये दोस्तों 7 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है, 7 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है। इसमें पूछा है कितनी लाइन है, बैड इसमें पूछा जाता है। तो इसमें 1194 1194 लाइन्स हैं। ठीक है, क्या इसमें 1194 1100 लिखा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना है। इसको इसी वाला जो वर्क इनका वेनस एंड एडोनिस, इसको फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन ये भी बोला गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क, शेक्सपियर का वर्क है ये। फर्स्ट ईयर, तो इतने समझ चलो, लिखने में दिक्कत हो रही है। फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन, ठीक है, ये कहा गया है इसको वेनस एंड एडोनिस को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल मैंने दे दी है आपको, ताकि आपके अच्छे क्वेश्चन बन जाएं। जैसे हेमलेट इनका प्ले है, सबसे पहले बात को आपको ध्यान रखना है कि ये 1601 में आया, सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। सेटिंग इसकी एल्सिनोर में हुई है, एल्सिनोर ऑप्शन में ना मिले तो डेनमार्क में मिल जाएगा, क्योंकि डेनमार्क का ही एक शहर है ये। सोर्स इसका स्पेनिश ट्रेजेडी का, थॉमस केवाइडी का स्पेनिश ट्रेजेडी इसका ये सोर्स रहा है। और बात करें इसकी 4042 इसमें लाइन्स हैं और 29,551 इसमें वर्ड्स हैं। ठीक है, इसलिए सबसे लॉन्गेस्ट है। कॉमेडी ऑफ एरर्स की बात करें तो 1594 में आई है। ये एक शॉर्टेस्ट कॉमेडी है, ये लिख दिया है मैंने। इसका सोर्स की बात करें तो प्लूटार्क का मेनाटमी है और सेटिंग इसकी एफिसस में हुई है। 1787 लाइन्स हैं और 14,369 वर्ड्स हैं। ये इम्पोर्टेंट है। एक पॉइंट और ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर कि विलियम शेक्सपियर ने कुछ प्ले में करेक्टर का रोल खुद निभाया है, यानी कि क्या क्या कह सकते हैं। एजुलाकिड एक वर्क है इनका, कॉमेडी है। तो उसमें जो एडम नाम का करेक्टर है, वो एडम नाम का जो करेक्टर है उसका जो रोल अदा किया है वो विलियम शेक्सपियर ने खुद किया है। एक हेमलेट नाम की इनकी ट्रेजेडी है जो अभी मैंने लिखाई भी है, तो उसमें घोस्ट दिखाई देता है, घोस्ट का होता है भूत, जो हेमलेट का बाप है इसमें। तो वो ये जो रोल किया है अदा, वो विलियम शेक्सपियर ने खुद किया है। हेनरी फिफ्थ इनकी एक हिस्ट्री है, तो उसमें भी इन्होंने कोरस नाम का एक करेक्टर आता है, तो उसका रोल भी इन्होंने खुद किया है। किंग डंकन है, मैकबेथ में आते हैं, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, ये मैकबेथ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है इनकी। तो किंग डंकन का रोल भी विलियम शेक्सपियर ने अदा किया है। ठीक है, ये प्ले के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 1600 सॉरी, यह लिखते हैं मैं 1599 से लेके 1600 तक का टाइम पीरियड देखने के लिए मिल जाएगा इसका एजुलाइकिट का। ठीक है, एजुलाइकिट की जो सेटिंग हुई है वो हुई है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, आर्डन। ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ उसके बाद में एजुलाइकिट के बारे में। इसकी जो सेटिंग हुई है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में हुई है। इसको हम यह लिख लेते हैं हम, यह जगह नहीं आ रही, चलो यहाँ लिख लेते हैं। इसको हम म्यूजिकल कॉमेडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको हम, म्यूजिकल कॉमेडी या पेस्टोरल कॉमेडी, और पेस्टोरल कॉमेडी, पेस्टोरल कॉमेडी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, ये पॉइंट याद रख लेना। इसको हम म्यूजिकल कॉमेडी कहते हैं या पेस्टोरल कॉमेडी कहते हैं। और इसको हम एजुलाइकिड कब आया था, ये 1599 से लेकर 1600 में आया। और इसका जो सेटिंग है वही हमारी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में इसकी सेटिंग हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, तो आपको याद कर लेना है। मैं अभी फिलहाल टाइमिंग देख लेता हूँ वीडियो का कितना लॉन्ग हो गया है, ज्यादा लॉन्ग तो नहीं हुआ है। अच्छा चलो, जो भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है? और इसका पार्ट्स में, क्योंकि मैं लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में इसको बना देता हूँ। 20 क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में ऐड किया है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं अभी यहीं स्टॉप करके वीडियो को सेव कर रहा हूँ और इसके बाद दूसरा पार्ट मैं बाद में अपलोड कर दूँगा, ठीक है? सेव, लेकिन रिकॉर्ड मैं अभी हाथों-हाथ कर लेता हूँ।